कुदरत कामला आप और आपके अपनों पे खुश हो। अल्लाह पाक आप पे रहम करम और फजल फरमाए। हम CSS PMS NTS PPSC FPSC और लैट गैट MPT इन तमाम तर जो सिंगल पेपर कंपैरेटिव इम्तिहान होते हैं उन तमाम का सिलेबस कवर कर रहे हैं। मतलब आपको पता है इसमें पाक अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़ और GSA और इंग्लिश वगैरह सब आता है। तो अभी हम इंग्लिश की सीरीज़ लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ की और इस्लामिक स्टडीज़ की सीरीज़ हमने कवर कर ली है। तो अगर इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट तो अलगरम स्कूल ऑफ थॉट की चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यू वुड कम टू नो दैट वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स व्हिच नेवर एवर हैव बीन कवर्ड बिफोर। हमारा आज का जो लफ्ज है वो है एडिफाई, EDIFY। एडिफाई कहते हैं किसी को सरफराज करना, बुलंद करना, उसको ना इम्प्रूव कर देना, या तो दिमागी तौर पे और या उसके कैरेक्टर के तौर पे, उसकी इखलाकी इस्लाह करना, अक्लो इल्म में इजाफा करना कहता है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन इसकी नाउन फॉर्म होगी। मतलब किसी भी तरीके से, कुछ लोग रूहानी तरीके से एडिफिकेशन करते हैं, कुछ लोग समझा के करते हैं एडिफिकेशन। और एडिफाई करने का सबसे जो एक प्रैक्टिकल तरीका है ना वो है ज़माने के धक्के। ज़माने के धक्के ही दरअसल आपको सही से एडिफाई करते हैं। ज़माने के धक्के आपको असल में आपका असल निकाल देते हैं। अगर तो आप एक शैतान बंदे होते हैं तो ज़माने के धक्के खाने के बाद करप्ट हो जाते हैं। अगर आप सही बंदे होते हैं तो ज़माने के धक्के खाने के बाद आप साथ साथ निखरते जाते हैं। इसका सेंटेंस देखिए, इट वॉज मोस्ट एडिफाइंग लेक्चर। वो जो लेक्चर था ना वो सबसे ज़्यादा अक्ल समझ में इजाफा करने वाला था। वो बहुत बेहतरीन था रिगार्डिंग द कैरेक्टर बिल्डिंग और नॉलेज बिल्डिंग। अगला हमारा लफ्ज़ है जी फ्रेनेटिक, FRENETIC। फ्रेनेटिक कहते हैं ओवर एक्साइटेड को, जुनूनी को, जो थोड़े ना हर चीज को लेके बहुत उतावले से होते हैं, एक्साइटेड से होते हैं, उनको फ्रेनेटिक कहते हैं। जल्दबाज से होते हैं कुछ। मतलब मैं भी थोड़ा सा फ्रेनेटिक हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं चीज़ों को लेके बहुत जुनूनी हूँ, रिश्तों को लेके बहुत जुनूनी हूँ, चीज़ों को लेके। सो फ्रेनेटिक इज अ पर्सन हु इज ओवर एक्साइटेड, हु यूज्ड टू ओवर रिएक्ट ओवर द थिंग्स। ठीक है, मोस्टली ये लोग ओवर एक्ट करते हैं, वो फैब्रिकेटेड नहीं होता। शी वर्कड एट द फ्रेनेटिक पेस। उसने काम किया जुनूनी पेस के साथ, जुनूनी तेजी के साथ, टू फिनिश द टास्क को कंप्लीट करने के लिए शी वर्कड फ्रेनेटिक पेस। अगला हमारा लफ्ज है जी फ्रेंजी। फ्रेंजी भी कहते हैं बावलेपन को, दीवानगी को, दिमागी इंतशार को, लेकिन वो वाला एक्साइटेडनेस से रिलेटेड था। ये थोड़ा और से मुताल्लिक है। फ्रेंजी आपको हेट की फ्रेंजी हो सकती है, आपको लव की फ्रेंजी हो सकती है। आप हो सकता है किसी पे इन अ फ्रेंजी ऑफ लव किसी पे फरीफ्ता हो जाओ। ठीक है, फ्रेंजी इज अ एक्सट्रीम इमोशनल एक्सपोजर को कहते हैं, एक्सट्रीम इमोशनल के ज़हूर को कहते हैं। ठीक है, उसको कहेंगे भाई। ठीक है भाई, क्योंकि आप बैलेंस से क्या कहते हैं, मोहब्बत, और कहते हैं कि मोहब्बत किसे कहते हैं कि जो कुछ भी दुनिया का काम बेहतरीन वो होता है जो आप बैलेंस में रह के करें। व्हेन यू आर आउट ऑफ द बैलेंस यू आर इनटू द फ्रेंजी। ठीक है, वो मोहब्बत है, वो नफरत है, वो कुछ भी है, कोई भी इमोशन है। इन अ फ्रेंजी ऑफ हेट, नफरत के उस बावलेपन में, ही किल्ड हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन को मार दिया। अगला हमारा लफ्ज है जी फ्रेट, FRET। फ्रेट कहते हैं टू बी एंक्शियस, किसी चीज के बारे में परेशान होना, टू बी वरिड अबाउट। अक्सर लोग ना फ्रेट होते हैं फ्यूचर को लेके, अक्सर लोग फ्रेट होते हैं रिलेशनशिप्स को लेके, अक्सर लोग फ्रेट होते हैं किसी भी पढ़ाई को लेके। सो इफ यू आर फ्रेट रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट ट्रस्ट इन अल्लाह, एवरीथिंग विल बी वेरी वंडरफुल। डोंट फ्रेट, प्लीज डोंट फ्रेट। आई एम श्योर ही इज ओके। प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं वो बंदा ठीक है। डोंट फ्रेट, आई एम श्योर अल्लाह विल डू बेस्ट फॉर यू। अगला हमारा लफ्ज है जी हाइड बाउंड। हाइड बाउंड कहते हैं जी अनविलिंग टू चेंज आइडियाज। कुछ लोग ना जो हमारे जो ना पुराने क्लर्क होते हैं, अगर आपका और हमारी सरकारी जो हमारा सिस्टम है उसमें अगर आपका कभी ताल्लुक पड़ा है ना, तो वहाँ पे लोग हाइड बाउंड होते हैं, वो चेंज नहीं होते। उनका काम करने का तरीका बहुत बेतुका और बकवास सा होता है, लेकिन वो हाइड बाउंड होते हैं। ना वो अपने काम को चेंज करते हैं, ना वो अपने पैटर्न को चेंज करते हैं। बस वो क्या करते हैं कि हाइड बाउंड होते हैं। वो कहते हैं भाई जो असली कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, और बड़े बकवास से प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके काम करने के। मतलब वो चेंज को पसंद नहीं करते।
कुछ लोग आई एडमिन इनटू द लॉट ऑफ ऑफिसेज, मैंने काफ़ी ज़माने के धक्के खाए हुए हैं फिर ही मुझे ये एडिफिकेशन मिला हुआ है। आई एम सो सॉरी, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन चले जो भी है। तो मैंने देखा है बहुत से जो पुराने लोग सीट्स पे बैठे हुए हैं ना, वो करप्शन को लेके बहुत हाइड बाउंड से हो चुके होते हैं भाई। वो लोगों को तंग करेंगे, वो रेड टेपिज्म करेंगे, चक्कर लगवाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई किस तरह इनसे पैसे नहीं लगवाने। तो वो हाइड बाउंड है, वो हट हराम ढीठ बड़े बन के बैठे हुए हैं। तो द मेंबर्स ऑफ कमेटी ऑफन हाइड बाउंड, अनइमेजिनेटिव एंड इवन इनकॉम्पिटेंट। जो कमेटी के मेंबर्स हैं ना, वो हाइड बाउंड हैं, वो अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, बस अड़े हुए हैं, नए आइडियाज को पसंद नहीं करते और कोई इतने समझदार भी नहीं है। उस कमेटी के मेंबर्स हाइड बाउंड हैं, वो कोई पुराने आइडियाज पे जुड़े अड़े हुए हैं, पुरानी बातों पे अड़े हुए हैं, पुराने रस्मों रिवाज पे अड़े हुए हैं। लफ्ज़ है जी जुवेनाइल। अगर आप सीएसएस की क्रिमिनोलॉजी कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि हम क्रिमिनोलॉजी के भी 2 से 3 हज़ार एमसीक्यूज करेंगे। आपको पता भी, जिसका एमसीक्यूज वाला पोर्शन कवर हो गया उसके भाई 20 नंबर तो पक्के आए, 18 तो पक्के आए। अगर आपके 18 आ गए तो बाकी कितना रह गया, 10, 12, 15 बाकी रह गए, वो तो आप ले ही लेते हो। तो हमारी प्लेलिस्ट सीरीज का हिस्सा बन जाए, हम यूएस हिस्ट्री, क्रिमिनोलॉजी, जितने भी ऑप्शनल्स हैं सबके हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। जुवेनाइल, अगर आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं ना दोस्त, तो उसमें आप को ये लफ्ज पढ़ने को मिलता है, जुवेनाइल आर द पीपल हु आर अंडर 18। जो लोग 18 साल की उम्र के से कम होते हैं ना, दे आर कॉल्ड जुवेनाइल। तो ये 9 उम्र कम शबाब, कम सन जो शबाब का होता है ना, उसको कहते हैं। ही हैज़ अ वेरी जुवेनाइल सेंस ऑफ ह्यूमर। उसकी ना बहुत 9 उम्र सी सेंस ऑफ ह्यूमर है। एक लफ्ज है जी लिविड, LIVID। लिविड कहते हैं बहुत गुस्से में जो बंदा होता है, जो फिरोशियस होता है, जो काला, जो कहते हैं ना पुराना बंदा गुस्से से नीला काला हो गया, स्याह काला हो गया, तो बहुत गुस्से में लिविड होता है वो बंदा। ठीक है, जो लिविड उसे कहते हैं जब आप की औरतों को ही कहो कि भाई बाहर जाना है, और फिर जब आप बाद में कहो नहीं जाना, तो उनकी जो सिचुएशन होती है वो लिविड होती है। ठीक है, तो शी विल बी लिविड इफ फाइंड्स आउट दैट यू वर हेयर लास्ट नाइट। अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया ना, तो वो लिविड हो जाएगी कि तुम पिछली रात मेरी तरफ थे। ठीक है, बाबर तुम पिछली रात मेरी तरफ थे ना, बाबर गुजर को मैं कह रहा हूं, तुम पिछली रात मेरी तरफ थे ना, भाभी को पता चल गया ना, शी वुड बी लिविड। अगला लफ्ज है जी नेसेंट। नेसेंट कहते हैं नए को, ये नया से नेसेंट निकला हुआ है, और ये भी पूछा जा चुका है। सीएसएस की भी हमने वोकैबुलरी में इसको किया था, और आई थिंक ये पीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। NASCENT, नेसेंट नए को कहते हैं, उठता हुआ, निकलता हुआ, जो ना अभी पैदा होता हुआ, जिसके परवर निकलते होते हैं। इसमें इसका मिलता जुलता एक और लफ्ज हमने किया था, नेव। वो भी ये दोनों एक दूसरे का सिनोनियम है, इसका मतलब भी नया, नए परों वाला होता है। तो नेसेंट नए को कहते हैं। ठीक है, तो क्या है सेंटेंस देखें, TLP इज अ नेसेंट रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, ये रिलीजियो है। ठीक है, अगला हमारा लफ्ज है जी क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू कहते हैं कुछ लेके कुछ देना, वट्टा सट्टा करना। ठीक है, क्या कुछ लेना और कुछ देना, अदल बदल करना मुआवजे में। तो मतलब आपने अगर कोई चीज ली है, अगर आप मेरे से ये लेक्चर ले रहे हैं, तो यू आर गिविंग समथिंग टू मी, और वो क्या है, दैट इज टाइम। यू आर गिविंग योर टाइम। सो इफ यू आर एक्सचेंजिंग समथिंग, तुम्हारे पास iPhone XS Max है और तुमने उसको Samsung Ultra 2020 Pro के साथ उसको ना आपने एक्सचेंज करना है, तो यू आर डूइंग क्विड प्रो क्यू। ठीक है, समथिंग गिवन और रिसीव्ड इन एक्सचेंज, कुछ लेना या देना किस एक्सचेंज के बदले में। हिज प्रमोशन इज मे बी रिगार्डेड एज क्विड प्रो क्यू। वो जो उसकी प्रमोशन है ना, वो हो सकता है क्विड प्रो क्यू रिगार्ड की जा सकती है। हो सकता है उसने क्विड प्रो क्यू किया है कि भाई उसने कुछ लिया दिया है, फिर उसको प्रमोशन मिली है, या उसने पाँव चाटे हैं, जो कि आमतौर पर चापलूसी फ्लैटरिंग का हमारे मुल्क के अंदर एक पड़ा हुआ, बल्कि ये तो खैर पूरी दुनिया में मैंने देखा है इसे, मतलब पूरी दुनिया में मैंने सुना है कि भाई इस तरह चलता है, लेकिन हमारे मुल्क में थोड़ा ज़्यादा चलता है। सो जो इसकी प्रमोशन हुई ना, वो ऐसा लगता है जैसे क्विड प्रो क्यू है कि भाई उसने कुछ दिया है, फिर उसको प्रमोशन मिली है। ट्रांसक्रिप्ट, TRANSCRIPT, ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं किसी चीज़ की नकल को। समटाइम ये मोस्टली तमस्खुराना होती है ना,
ठीक है, तो समटाइम ये वैसे ओरिजिनल नकल होती है उसकी, लेकिन ये कोई जो है ना वो ओरिजिनल तो नहीं हो सकती ना। आमतौर पे जब हम एयर ड्रॉप करते हैं ना, आईफोन से आईफोन में एयर ड्रॉप करते हैं हम लोग, तो वो क्या करता है, वी आर सेंडिंग अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ दिस वीडियो, हम एक कॉपी भेज रहे हैं उसमें इस वीडियो की, या कॉपी ऑफ दिस वीडियो, इस तरह पे लिखा आता है। iOS 15-16 में वो भी आता था। खैर, तमस्खर, नकल, मनकूल वगैरह को कहते हैं कि भाई ट्रांसक्रिप्ट जो है ना वो ये नकल हो रही है, एग्जैक्ट कॉपी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। A transcript of the tapes were presented in court as an evidence। आपको पता है पिछले दौरों में वो केस्टों वाली वो सिस्टम चलता था, वो गाने चलाने के लिए ना वो केसेट डलती थी वो, तो वहां पे ना रील एक होती थी, वो कोर्ट में पेश की गई, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ टेप, वो जी टेप की एक कॉपी पेश की गई, वो टेप की कॉपी पेश की गई कोर्ट में एक एविडेंस के तौर पे। दोस्तों अगला हमारा लफ्ज है एप्रोपोज। एप्रोपोज कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जो काम की हो, अप्रोप्रिएट हो। अप्रोप्रिएट का सिनोनियम है एप्रोपोज, जो बरवक्त हो, मौजू हो, माकूल हो, हालात के मुताबिक हो और अप्रोप्रिएट चल रही हो, ठीक है, उसको कहते हैं अप्रोपोज। तो सेंटेंस देख लें इसका, ऑल माई सजेशंस वर एप्रोपोज। तमाम तर मेरी जो सजेशंस थी वो अप्रोपोज थी, वो माकूल थी, मुनासिब थी, बरवक्त काम आने वाली थी, मौजू थी, वो उस फर्म के लिए अच्छी भी थी, इसलिए द स्क्रिप्ट वाज एक्सेप्टेड। इसलिए जो मेरी स्क्रिप्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि मेरी सजेशंस ही अप्रोपोज थी, वही सूटेबल अप्रोपोज थी, वो अच्छी थी, माकूल थी। अगला हमारा लफ्ज है जी ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS। ऑस्पिशियस कहते हैं नेक को, जो नेक शगुन वाला हो, जो शुभ हो, जो मुबारक हो, नेक या अच्छा हो, मुवाफिक हो, साजगार हो, उसको ऑस्पिशियस कहते हैं। वो कहते हैं ना हिंदुओं में एक वो है कल्चर के भाई ऑस्पिशियस दिन बताए, मतलब वो शुभ दिन बताओ भाई, ठीक है। ऑस्पिशियस घड़ी फलाने टाइम पे आएगी, फलाना बंदा बहुत ऑस्पिशियस है कि उसके आने से हमारे घर में लहरें बहरें हो गई हैं, फलानी जो है ना फलाना काम बहुत ऑस्पिशियस था, फलाने बंदे ने एक बिजनेस किया वो बहुत ऑस्पिशियस था, इसीलिए वो उसको रास आ गया। तो ऑस्पिशियस इज समथिंग विच ब्रिंग द गुड फॉर्चून फॉर यू, ठीक है, तो वो ऑस्पिशियस होता है। दिस इज नॉट एन ऑस्पिशियस टाइम, ये अच्छा शुभ टाइम नहीं है। शुभ से आप याद रखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि इंडिया में ज्यादा कॉन्सेप्ट है ना इसका। ये ऑस्पिशियस टाइम नहीं है किसके लिए, टू ओपन अ फैक्ट्री खोलने के लिए, इट्स नॉट एन ऑस्पिशियस टाइम। अच्छा दोस्त, मैं ना थोड़ी अभी एक दोस्त ने बड़े गुस्से से कमेंट किया, भाई तुम एक लफ्ज को बार बार रिपीट करते हो। दोस्त, इट्स ऑल अबाउट यू, ट्रस्ट मी। मैं बार बार लफ्ज रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आप लोग उस लफ्ज से मानूस हो जाओ, ताकि आप लोगों को मतलब वो लफ्ज सुना सुना लगे जब आप एग्जामिनेशन हो। अगर आपको नहीं भी याद तो आई रिपीट द वर्ड। मैं जो भी करता हूं ना, ट्रस्ट मी, आई डू इट फॉर यू। मेरी जिंदगी में 70 to 80% चीजें मैं लोगों के लिए करता हूँ, दुनिया के लिए करता हूँ, और 20-30% मैं अपने लिए करता हूँ। सो ट्रस्ट मी, इफ आई एम रिपीटिंग अ वर्ड अगेन एंड अगेन ना, तो उसका लॉजिक ये है यार, आप उससे मानूस हो जाओ, आपको पता चल जाए कि दोस्त मतलब आप ये लफ्ज सुना सुना लगे। इफ यू आर नॉट इवन गुड, अगर आप अच्छे वो नहीं है मेमोरी में, या आपने अच्छे तरीके से नहीं भी किया हुआ, सो मैं ऑस्पिशियस और इस तरह से लफ्ज को 4-5-10 मरतबा अलग अलग डायमेंशन से बोलता हूँ, इसलिए ताकि याद हो जाए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, और गुस्सा मत किया कीजिए दोस्त, यू आर ऑल इक्वल फॉर मी। मैं हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो, एक बार सुन के याद आपको आ जाता हो, लेकिन कुछ मेरे जैसे नल्ले भी होते हैं, उनको याद नहीं रहता, तो उनको बार बार याद कराना पड़ता है। सो आई हैव टू टेक ऑल ऑफ यू इक्वली। एक लफ्ज है जी कॉमिजरेट, COMMISERATE। कॉमिजरेट कहते हैं किसी बंदे पे तरस खाना, रहम खाना, ठीक है। तो ये जो दोस्त मुझे गुस्सा हो रहा था, प्लीज कॉमिजरेट मी, ठीक है। आमतौर पे हम क्या करते हैं कि मुसलमानों के लिए रमजान का महीना कॉमिजरेशन का होता है, ठीक है। हम लोग उसी महीने में रहम तरस खाते हैं, उससे आगे पीछे तो हम छुरे पर पकड़ के बैठे होते हैं। कॉमिजरेट होता है मतलब आप किसी फकीर पे कॉमिजरेट करके उसको 10 रुपए दो, ठीक है। When I will lost, जब मैं हार जाऊंगा, she will commiserate with me, वो मेरे ऊपर रहम खाएगी, तरस खाएगी। और वो कौन होगी पता नहीं, देखा जाएगा, ये तो अगली बात है। वो मेरे ऊपर तरस खाएगी,
उसको लगेगा यार ये हार गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको मैं जलील करूं, इसका मतलब ये इसने कोशिश की। ठीक है, जब आप कमिजरेट होता है भाई कि किसी पे तरस खा के किसी को एटलीस्ट अपना शोल्डर दे देना, ताकि किसी पे तरस करना किसी को अच्छा फील कराने की कोशिश करना। एक इसकी नाउन फॉर्म है जी कमिसरेशन। इसको दया, तरस, रहम और दर्दमंदी कहते हैं। बस आपके दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि भाई अगला बंदा परेशान है और उसको दया, तरस, रहम आ जाए, तो इट्स कॉल्ड कमिसरेशन। ड्यू टू कमिसरेशन ही हेल्प द पुअर, क्योंकि उसको तरस आ गया था, दया आ गई थी, रहम आ गया था, कमिसरेशन आ गया था, उसके दिल में दर्द पैदा हो गया था, उसने गरीब बंदे की मदद की। अगला लफ्ज है जी कॉन्स्ट्रू। बहुत अहम है, पूछा जा चुका है अगेन एंड अगेन, काफी बार पूछा जा चुका है। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है भाई, अब जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की ना, उसमें हर बंदे ने अलग अलग कॉन्स्ट्रू किया। कॉन्स्ट्रू कहते हैं लफ्ज को अपने मुताबिक समझना, मतलब समझने को कहते हैं। अब एक 10वीं क्लास का बच्चा है, वो उसने कमिसरेट का और मतलब लिया है। एक सीए का बच्चा है जो सुन रहा है, उसने और तरीके से, एक साइकोलॉजी का बच्चा है, एक डॉक्टर है, उसने। सो कॉन्स्ट्रू इज समथिंग टू अंडरस्टैंड अ फीलिंग, वर्ड, सिचुएशन अकॉर्डिंग टू यू इज अ कॉन्स्ट्रू। समझना, मतलब निकालना, तफसीर करना, तरकीब करना। भाई हर बंदा अपना जो भी सुनता है अपने तरीके से उसको कॉन्स्ट्रू कर लेता है। सो प्लीज डू नॉट कॉन्स्ट्रू, प्लीज डू नॉट कॉन्स्ट्रू दिस एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ योरसेल्फ। प्लीज, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला, उसको प्लीज एक कॉन्स्ट्रू मत करना हो गुस्से वाले भाई कि मैंने आपको क्रिटिसिज्म किया है। प्लीज डोंट कॉन्स्ट्रू दिस थिंग। ठीक है, कॉन्स्ट्रू आप प्लीज इसको ये मत समझिएगा। कॉन्स्ट्रू मतलब समझना, ताबीर करना। अगला हमारा लफ्ज है जी एनविश। अहम है, इट्स बीन आस्क्ड इन पीपीएससी, आई थिंक, आई बिलीव, याद नहीं है, बहुत ज्यादा पेपर कवर कराया ना, तो फिर जेन में नहीं रहता यार कब पूछा गया था, लेकिन पूछा जरूर गया था, ये थोड़ा जेन में रहता है। एनविश कहते हैं अपने ही जान में फंसाना। क्या होता है, बाज़ औक़ात लोग ना, अभी क्या हो रहा है आजकल पाकिस्तान में, वो फायरवॉल लगाई जा रही है पाकिस्तान में ना, इंटरनेट को कव करने के लिए, और मेरे से लिखवा लो, मुझे आईआर पढ़ते हुए, सब चीजें पढ़ते हुए 10 साल हो गए। ये इट वुड प्रूव एन एनमिश टू देमसेल्व्स। वन डे इसी तरह से स्टेट इन्हीं के खिलाफ जो है ना वो चलाएगी, एंड दे वुड बी एनमिश्ड इन देयर ओन नेट। तो एनमिश इज टू गेट इनटू द सेम नेट व्हिच यू हैव सोन फॉर समवन एल्स। जो अपने किसी और के लिए बुना हुआ है ना, उसी जाल में खुद फंस जाना। He was enmeshed in his own lies। वो जो झूठ बोलता है ना, उसमें वो खुद ही अपने जाल में फंस गया। अगला हमारा लफ्ज है जी ग्रेचुइटस। GRATUITOUS। अहम है, इट हैज बीन आस्क्ड, मैंने पढ़ा है, आई थिंक कहीं ना कहीं इसको आप पूछा गया है। ग्रेचुइटस कहते हैं जो बिला जवाज हो, जो गैर जरूरी होता है, जो बिला कीमत ऐसे ही बस ग्रेचुइटस होता है, कोई फजूल चीज दरमियान में आ गई हो। जिस तरह मैं बात को फजूल बातें कर जाता हूँ, एक्चुअली में फजूल होती नहीं, उनका ताल्लुक होता है आपके समझाने के साथ, उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं होता है। वैसे कहीं ना कहीं जुस्से में मार जाता हूँ, ग्रेचुइटस बातें कर जाता हूँ, लेकिन उनका भी शायद मेरे माइंड में कुछ ना कुछ होता है कि भाई इसका ये फायदा हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे लेक्चर में ग्रेचुइटस चीजें आती हैं, बाज़ औक़ात सोसाइटी हम जब पढ़ रहे होते हैं तो इस तरह ग्रेचुइटस चीजें होती हैं, हो रही होती हैं, बट स्टिल इसमें बहुत सी चीजें आपके काम की भी हैं। तो अभी सेंटेंस देखते हैं। इट इज एन अनप्लीजेंट फिल्म। वो एक नाखुश करने वाली फिल्म थी, विद अ लॉट ऑफ ग्रेचुइटस वायलेंस इन इट, जिसमें काफी ज्यादा गैर जरूरी, ग्रेचुइटस गैर जरूरी जवाज, ग्रेचुइटस वायलेंस जो कि बिला कीमत, बगैर किसी वजह के, बेदाम, बिल्कुल ही बगैर किसी मकसद के ग्रेचुइटस वायलेंस था उसमें। ठीक है, अगला लफ्ज है जी इनएन। INANE काफी अहम है, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पास पेपर कवर किए हैं तो उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला वो ये सब पूछे जा चुके हैं। इन्हें कहते हैं खाली को, बेमानी को, अहमक को, बेमगज को, जिसके में दिमाग ही ना हो, जो इडियोटिक होता है, अहमकाना होता है, जो स्टूपिड होता है, उसको कहते हैं इन्हें। दिमाग से खाली को कहते हैं भाई फला बंदा इन्हें है, और बस ऐसे वो गुस्से से फिरता रहता है। फला बंदा, आपकी हमारी जो भाभी हैं, अगर आप लड़के हैं तो भाई वो इन्हें है, लिखवा ले मुझसे। ठीक है, और इसीलिए मेरे पे अभी कुछ देर बाद शायद
कुछ भी पढ़े मुझे। ही बम्बार्डेड द लेक्चर विद इनएन क्वेश्चंस। उसने ना, मैं जब पढ़ा रहा था तो गुस्से वाले भाई आए, उन्होंने मैं ना बम्बार्ड किया मेरे लेक्चर्स को विद इनएन क्वेश्चंस। वो बेमगज मतलब बेमानी, वो जो इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, जो है ना वो खाली से अहमक से सवालों के साथ उन्होंने मेरे लेक्चर्स को बम्बार्ड कर दिया, वो बम्बिंग कर दी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर दिए। भाई तुम ऐसे बताओ, तुम ऐसे। ऑल द क्वेश्चंस वर इररिलेवेंट, दे वर नो प्लेस, they were not apropos for the situation। ठीक है, अगला हमारा लफ्ज है जी जिंक्स। जिंक्स कहते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस कहते हैं शुभ हो, और जिंक्स कहते हैं जो ना शुभ हो। ठीक है, बदशगुन हो, बदशगुनी वाला, जो बुरी किस्मत लेके आ रहा हो, जो कि बुरी किस्मत की वजह बने, उसको जिंक्स कहते हैं। ठीक है, JINX, जिंक्स बदशगुन को कहते हैं। There is a jinx in his farm house। उसके फार्म हाउस पे कोई बदशगुन चीज है भाई। मार्क माई वर्ड, भाई मेरी बात लिख लो, क्योंकि उसके फार्म हाउस में जो बंदा जाता है उसका कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। सो देयर इज अ जिंक्स इन हिज फार्म हाउस। कुछ लोग कहते हैं ना, वो सास बहू इंडिया के ड्रामे होते हैं, तो उसमें वो लड़की को कहते हैं, एक पति आई, इसने हमारे खानदान का सत्यानाश कर दिया, शी इज अ जिंक्स। ठीक है, अक्सर जो कोई बंदे को कुछ हो जाए ना, तो वो अपनी उनकी जो बीवियां होती हैं, सस्सें या दूसरे लोग जो कि बेकार और ज्यादा नहीं ठीक होते, वो औरत को जिंक्स करते हो, मतलब दे कंसीडर द वुमेन अ जिंक्स। ठीक है, तो जिंक्स इज अ समथिंग विच ब्रिंग मिसफॉर्चून टू द फैमिली, टू द सिचुएशन, टू द इंडिविजुअल। अगला हमारा जी लफ्ज है, काफी अहम है, ये है मैसोचेस्ट। मैसोचेस्ट कहते हैं ऐसा बंदा जिसको तकलीफ से खुशी मिलती हो। अक्सर आपने देखा डार्क वेब पे लोग कहते हैं मैसोचेस्ट बैठे हुए हैं। वो लोग होते हैं जिनको किसी की तकलीफ देख के, इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो उनको किसी ना किसी की बंदे की तकलीफ देख के तो प्लेजर मिलता है, उनको अच्छा फील होता है। व्हेन समवन इज कटिंग देयर, व्हेन समवन इज म्यूटिलेटिंग देयर आर्म्स और फिंगर्स, दे फील, मैसोचेस्ट फील comfort, they feel pleasure from the things। तो मैसोचेस्ट was enjoying the scene of brutality in the movie। जो मैसोचेस्ट था वो फिल्म के अंदर ब्रूटैलिटी के जो सीन्स था उनको एंजॉय कर रहा था, क्योंकि लोग मर कट रहे थे।